मारवाड़ शिक्षण संस्थान की 10th की साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास में आहार नाल की बात की थी और आहार नाल का जो फर्स्ट भाग था मुख, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हम दूसरे भाग की ओर चले थे और वह भाग था अपना मुख गुहा। अब देखिएगा, हमने मुख गुहा को भी 3 भागों में पीछे क्लास में डिवाइडेशन में पढ़ा था। वो 3 भाग कौन कौन से थे? फर्स्ट वो था दांत, दूसरी थी अपनी लार ग्रंथियाँ। मैंने पहले भी आपको क्लियर किया है कि आपकी बुक में लार ग्रंथियों को, यकृत को और अग्नाशय को, इन तीनों को पाचक सहायक ग्रंथियों के रूप में अलग से समझाया गया है, लेकिन मैं मेरी क्लास में इनको साथ में ले रहा हूँ और अगर आपको कोई दुविधा होगी तो मैं फिर आगे इसको और अलग से लेकर बात कर लूँगा। फिर बात की थी हमने जीभ को। ये 3 भाग थे। हमने सुबह दांत के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में। अब बात दांत की करूं तो देखो, दांत में मैंने पहले भी बता दिया था कि मानव जो होता है वो होता है द्विबार दंती। द्विबार दंती यानी मैं कह दूं कि 2 बार दांत आते हैं उसके जीवन काल में। पूछ ले तो एक जो प्रथम बार आते हैं वो अस्थायी दांत होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी दांत होते हैं। अस्थायी दांत का मतलब वो क्या होता है भाई, कि कुछ समय के लिए, इनको अपन दूध के दांत भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? दूध के दांत। और इन दूध के दांतों की संख्या अगर आपसे कोई पूछ ले तो कितनी होती है? 20 होती है। और दूसरे जो दांत होते हैं उन्हें अपन स्टेबल यानी मैं कह दूं स्थायी दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थायी दांत। और इनकी संख्या अगर वयस्क प्राणी में पूछ ली जाए तो 32 होती है। एक हमने दंत सूत्र की बात की थी। दंत सूत्र, और दंत सूत्र जो होता है वो होता है 21-23। पूरे दांत के जबड़े के साथ हमने बात की थी और दांतों के प्रकार भी पढ़े थे। दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमने पढ़ा था कृतनक, दूसरा हमने पढ़ा था रदनक, तीसरा जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था अग्रचवर्णक, और चौथा जो हमने भाग पढ़ा था वो पढ़ा था चवर्णक। ये 4 बातें हमने साझा की थी कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक को लेकर। संख्या की बात करें तो मानव में इनकी संख्या होती है 8। इसकी बात करूँ तो इसकी होती है 4। इसकी बात करूँ तो इसकी भी कितनी होती है? 8। और इसकी बात करूँ तो इसकी संख्या होती है 12। क्लियर है? ये बात हमने बात की थी। आज अपन जो दूसरी हेडिंग लेंगे वो लेंगे लार ग्रंथियों को लेकर। तो अगली अपनी जो हेडिंग बनेगी वो क्या बनेगी भाई? लार ग्रंथियाँ। हेडिंग लगा दी होगी आपने, लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ। सबसे पहले लार क्या है? तो अपन कह सकते हैं कि लार, या पूछ ले लार का पीएच मान, तो लिख सकते हैं लार का पीएच मान 6.8 से 7.2 के बीच होता है। क्लियर है? सारी प्रवृत्ति की होती है ज़्यादातर जो देखी जाती है। अब बात आती है कि एक स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ वयस्क मानव 24 आवर्स में यानी 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर
लार का स्रावण करता है। कितनी करता है भाई? 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर लार का क्या करता है? स्रावण करता है। जनरल फैक्ट है जो आपको याद रखने योग्य होते हैं। लार का पीएच मान अगर आपसे पूछ ले तो वो कितना होगा? 6.8 से लेकर 7.2 के बीच होता है। और स्वस्थ व्यक्ति में जो लार होती है उसका क्या मामला रहता है भाई? 24 घंटे में वो 1 से 1.5 लीटर तक। अब देखो, अगर मैं लार के केमिकल कंपोनेंट की बात करूं या लार जो होती है उसमें क्या क्या होता है, तो दो मुख्य चीज होती है। एक तो क्या होता है? जल की मात्रा, जल या फिर मैं कह दूं H2O। और दूसरा क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। अब जो H2O की मात्रा जो होती है वो 99.9% के इक्वल देखी जाती है लार में जो बात की जा रही है। और एंजाइम जो होते हैं 0.1% के इक्वल होते हैं। मोटी मोटी बात कर रहा हूँ मैं आपके सामने। लार का अगर केमिकल कंपोनेंट देखा जाए, एंजाइम पूछिए तो देखो, लार में एक टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और ये टाइलिन क्या करता है कि पहले तो कार्बोहाइड्रेट को यानी माल्टेज में बदलता है। किस में बदलता है? माल्टोज में। और माल्टेज उसे क्या करता है? वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ये चीज़ें रहती है किसमें? टाइलिन में। इसके अलावा देखो और भी होता है एमाई मुजेलेज, एमाइलेज। ये दो प्रकार के, पेक्टाइलेज ये भी होता है, लेकिन ये एंजाइम्स की बात रहती है अपने लार में। तो यहाँ तक की बातें आपके समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर आपके साथ बात कर दूं कि लार का जो पीएच मान होता है वो 6.8 से लेकर 7.2 के बीच होता है। और एक स्वस्थ मानव में जो 24 घंटे में जो लार का निर्माण होता है वो 1 से 1.5 लीटर लार का क्या होता है? निर्माण होता है। लार के केमिकल कंटेंट की बात करूँ तो जल की मात्रा होती है वो 99.9% होती है। और इसमें क्या होता है भाई? एंजाइम पाए जाते हैं। और एंजाइमों का जो केमिकल कंटेंट में योगदान रहता है वो 0.1% के इक्वल रहता है। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? टाइलिन होते हैं और एमाइलेज होते हैं। इसके साथ ही साथ क्या हो सकता है भाई? और भी कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम देखे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे लार ग्रंथियों। तो लार ग्रंथियाँ मुख्यतः जो होती है वो कितने? 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती है और 3 जोड़ी होती है। कितनी होती है भाई? 3 जोड़ी। मानव की बात कर रहा हूँ। और मानव में कितनी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है भाई? 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। पूछ ले कौन कौन सी है तो अपन लिख सकते हैं। सबसे पहले पैरोटोइड, पैरोटोइड ग्रंथि या लार ग्रंथि एक ही बात है। पेरिटोइड ग्रंथि, दूसरी जो होती है वो होती है सब मैक्सलरी लार ग्रंथि। और तीसरी जो होती है वो होती है सब लिंगुअम या लिगुअम लार ग्रंथि। ये सारे इंग्लिश नाम हैं। उच्चारण के हिसाब से इनको कुछ भिन्न देखा जा सकता है, लेकिन बातें वही है। पैरेटोइड लार ग्रंथि की बात कर रहा हूँ, सब मैक्सलरी ग्लैंड की बात कर रहा हूँ, सब लिंगुलम की बात कर रहा हूँ। फेनुअम लिंगुलम के द्वारा क्या होती है? जीभ जुड़ी रहती है, आपको पता ही होगा। और फेलुअम लिंगुलम के ठीक नीचे जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? सब लिंगुलम। क्लियर है? ये तीनों चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी। अगर बात करूं तो इसकी संख्या भी क्या होती है? एक जोड़ी होती है। जोड़ी का मतलब दोनों और भागों में। ठीक है। इसकी बात करूं तो भी कितनी होती है भाई? एक जोड़ी पैर के रूप में। और ये भी कितनी होती है? एक जोड़ी। यानी मैं कह सकता हूं कि 3 जोड़ी क्या पाई जाती है? लार ग्रंथियां
पाई जाती है। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है भाई कि ये लार ग्रंथि यानी पैराटॉइड लार ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, तो उपस्थिति की अगर बात करूं तो ये उपस्थित होती है दोनों कानों के नीचे की ओर, दोनों कानों के नीचे की ओर। समझ में आया? दोनों कानों के नीचे की ओर। नीचे की ओर का मतलब यहाँ पर, यहाँ की बात कर रहा हूँ। ये नीचे की ओर भाग एक कान का, और एक यहाँ पर, ठीक दूसरी यहाँ पर। बाहर की ओर ना होकर क्या होती है, ये अंदर की ओर होती है। फिर बात आती है मैक्सिलरी, तो ये कहाँ पर होती है भाई, ये होती है निचले जबड़े में। ये कहाँ पर होती है भाई, निचले जबड़े में। कहाँ पर उपस्थित होती है, निचले जबड़े में। और इसकी बात करूं तो इसकी उपस्थिति होती है जीभ के नीचे। कहाँ पर होती है भाई, जीभ के नीचे की ओर। तीनों चीज़ें आपके क्लियर हो गई होगी। दोनों कानों के नीचे की ओर होता है, वो तो क्या होती है, पैराटॉइड ग्रंथि। निचले जबड़े में जो पाई जाती है उसको प्री मैक्सिलरी कह सकते हैं अपन, या सब मैक्सिलरी, एक ही बात है। और सब लिंगुअम जो होती है वो क्या होती है भाई, जीभ के ठीक नीचे की ओर होती है। ये बातें आपके क्लियर आ गई होगी। अब बात करूंगा जो रहेगी आपके जीभ की, हेडिंग लगा दीजिएगा जीभ। और बात करते हैं जीभ को लेकर। और जीभ क्या होती है भाई, एक लचीली पेशीय संरचना होती है। याद रहे आपको कि इसमें किसी प्रकार की अस्थि का विकास नहीं होता है, अस्थि नहीं होती है, ये केवल एक मसल्स सेल का रूप होती है। और इसी कारण इसमें क्या होती है भाई, लचीलताएं होती है। क्या होती है, लचीलताएं होती है। तो तीसरी जो हेडिंग है मुख गुहा में लेकर, वो है आपकी जीभ। और इस जीभ की बात करूं, टंग कहते हैं इंग्लिश में, आपको पता भी होगा इसके बारे में। ये एक लचीली, फ्लेक्सिबल कह सकता हूं, लचीली पेशीय संरचना होती है। लचीली पेशीय संरचना होती है। दूसरी की अगर बात करूं आपके साथ उपस्थिति, तो ये मुख गुहा में, ये मुख गुहा में उपस्थित रहती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मुख गुहा में किस भाग से जुड़ी रहती है और कैसे। तो ये क्या होती है कि जो अपने मुख गुहा और ग्रसनी का संयोजन स्थल होता है उससे ठीक अग्र भाग पर उपस्थित होती है। और ये जुड़ी हुई जो होती है, तो अपन लिख सकते हैं कि जीभ लिंगुअम फेनुअम के द्वारा, यह ना होकर इस प्रकार से भी हो सकता है, लिंगुअम फेनुअम, लिंगुअम फेनुअम के द्वारा, लिंगुअम फेनुअम के द्वारा मुख गुहा में संयोजित रहती है। मुख गुहा में क्या रहती है भाई, संयोजित रहती है। ये बात की थी हमने जीभ को लेकर। अब देखो जीभ का जो मुख्य कार्य होता है, पूछ ले जीभ का कार्य, तो जीभ का मुख्य कार्य होता है, जीभ का कार्य अगर आपसे पूछ ले तो अपन ये लिख सकते हैं कि जीभ का मुख्य कार्य होता है स्वाद का ग्रहण करना, स्वाद का ग्रहण करना। ठीक है। अब बात करेंगे अपन क्या, जीभ की स्ट्रक्चर कैसी होती है, जीभ की स्ट्रक्चर कैसी होती है।
तो देखिए जीभ का मुख्य जो फंक्शन रहता है वो स्वाद पता करना, मीठा, कड़वा, नमकीनी, खट्टापन, इन चीज़ों की, तीखापन, इन चीज़ों को क्या करती है, एब्जॉर्व करती है। और इसके लिए इसके ऊपर क्या पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। अगर मैं जीभ की स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये इस प्रकार की कुछ संरचना होती है, ये इस प्रकार की संरचना होती है जीभ की। और जीभ का जो यह भाग होता है, यानी मैं कह दूं अग्र भाग, ये क्या करता है, मीठेपन का स्वाद ग्रहण करवाता है। किसका, मीठापन, मीठा जो भी होगा वो सबसे पहले इस भाग पर संपर्क में आता है। दूसरा अगर बात करूं तो ये जो पार्श्वीय भाग है, ये जो भाग पार्श्वीय वाले हैं, हालांकि यहाँ पर ना होकर यहाँ तक भी ये देखा जा सकता है, तो ये भाग जो होता है वो क्या करता है, खट्टेपन का। और जो बीच में यानी मिडल जो भाग होता है, ये कौन सा होता है भाई, नमकीनी। कैसा होता है, नमकीनी। और जो सबसे पश्च भाग होता है, ये भाग क्या करवाता है भाई, अपने को कड़वापन का ज्ञान करवाता है। किसका करवाता है, कड़वापन। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही होगी आपको। मीठेपन का सबसे अग्र भाग पर होता है, पार्श्वीय भागों में खट्टेपन का, नमकीनी मध्य भाग में, और कड़वापन है जो सबसे पश्च भाग में होता है। ये एक इस प्रकार की जीभ की संरचना होती है। होता क्या है कि जीभ में स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। स्वाद को ग्रहण करने के लिए, स्वाद को ग्रहण करने के लिए जीभ में अनेक स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। क्लियर है, हम बात क्या कर रहे हैं, स्वाद को एब्जॉर्ब करने के लिए जो टंग होती है, उस टंग पर क्या पाई जाती है, अनेक स्वाद कलिकाएं। आपने देखा होगा, हमने अपने घरों में ये देखा कि पशु जो होते हैं, उन पशुओं में कभी कभार क्या होता है, जुगाली करने की जो समस्याएं डेवलप हो जाती है। कुछ ऐसे वस्तुओं का सेवन करने के कारण जीभ में क्या आ जाते हैं, फफोलापन आ जाता है, या फिर उनका उगनापन आ जाता है। जिस समय ये ऐसा देखा जाता है, ज़्यादातर ये हरी घास के सेवन के समय देखा जाता है। और ऐसी सिचुएशन में हमने देखा है कि अपनी माता जो होती है वो क्या करती है, किसी नमक या अन्य किसी फिटकरी के माध्यम से उस जीभ के साथ, जो पशु की जीभ है, उस जीभ के साथ क्या करती है, रगड़गस करती है। या फिर उसके लिए आजकल जो होता है, काला नमक जो होता है, उस काला नमक को रख दिया जाता है, और जैसे जैसे पशु उसकी जीभ के माध्यम से चाटता है तो वो उसका खान पान सुधर जाता है। ठीक उसी प्रकार अपने भी क्या होती है, कभी कभार क्या, जब आपको बुखार या कुछ ऐसा होता है तो आपको कोई चीज़ों का स्वाद अच्छा नहीं लगता है। ये सारा स्वाद कलिकाओं का ही रोल होता है। अब मैं बात करूं कि एक स्वाद कलिकाएं कैसी हो सकती है, तो देखिएगा, एक स्वाद कलिका की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो इस प्रकार की हो सकती है। एक कुपी का नुमा ये संरचना होती है, ये एक स्वाद कलिका की स्ट्रक्चर है। ये नज़दीकी क्षेत्र है, या फिर मैं कह दूं ऊपरी क्षेत्र है। इसमें से केवल मात्र ये जो भाग होता है, ये क्या होता है, जीभ के ऊपर उपस्थित होता है। बाकी ये सारा का सारा भाग कहाँ होता है, जीभ के अंदर धसा रहता है। अब देखो, दो चीज़ें आपके दिमाग में और भी आई होगी। क्लियर है, कौन कौन सी दो चीज़ें हैं कि आपने एब्जॉर्व किया होगा कि कभी आपने मीठा खाया और मीठा खाने के तुरंत बाद आपने किसी और मीठे को यूज किया। जैसे मान लीजिएगा आपने अभी अभी मिठाई खाई हो, और मिठाई खाने के बाद आपने तुरंत चाय पीने का अनुभव लिया हो, तो आपको चाय जो है वो अच्छी नहीं लगती। तो आपके दिमाग में ये आया भी होगा कभी क्वेश्चन कि ऐसा क्यों होता है। और दूसरी अगर बात करूं, आपने अभी कड़वा खाया है और उसके ऊपर कड़वा और खा लें तो ज़्यादा महसूस नहीं होता, पता नहीं चलता कि कड़वा है।
और सपोज कीजिएगा कि कड़वा खाया और मीठा खाया तो तुरंत अपना काम हो जाता है। फिर क्या होता है कि आप कड़वा खाते हो तो आपका मुंह या फिर जो स्वाद है मुंह का वो लंबे समय तक कड़वा बना रहता है, और अगर मीठा खाया है तो वो भी लंबे समय तक क्या होता है, मीठा बना रहता है। तो ऐसा सिचुएशन क्यों डेवलप होता है या ऐसा क्यों रहता है, इन चीज़ों की बात आपके दिमाग में कभी जिज्ञासा के रूप में उठी होगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इन चीज़ों का भी जवाब दिया जाए। देखिए होता क्या है कि जो स्वाद कलिकाएँ होती है, उन स्वाद कलिकाओं का एक काम होता है कि वो स्वाद को एब्जॉर्व करें। क्या करें? स्वाद को एब्जॉर्व करें। तो स्वाद कलिकाओं में दो चीज़ें मुख्यतः देखी जाती है, जो नमकीनी और खट्टापन जो होता है। ये तो क्या होता है कि जिस समय अपने को इनका स्वाद महसूस होता है तो अपने मुख गुहा की जो पार्श्व सतहें होती है वो थोड़ा ज़्यादा पानी या फिर मैं कह दूँ लार का श्रावण करना प्रारंभ कर देती है। लेकिन ये जो अग्र और पश्च भाग है, इनकी जो स्वाद कलिकाएं होती है या फिर ऐसा स्वाद अपने को मिलने पर इनका सीधा कहाँ भाग चला जाता है भाई, इस भाग में स्टोर हो जाता है। स्वाद कहाँ स्टोर हो जाता है भाई? ऊपरी क्षेत्र में। जबकि नमकीनी और जो खट्टापन है वो भाग कहाँ पर आ जाता है, इसका जो रस होता है वो कहाँ पर, नीचे वाले क्षेत्र में आ जाता है। और फिर क्या होता है, जैसे ही आप वापस अपनी जीभ के साथ कुछ क्रियाएं अदा करते हैं उस समय क्या होता है, ये जो कड़वापन या मीठापन का जो अंश यहाँ ऊपरी क्षेत्र में होता है, क्योंकि बहुत कम होता है ये क्या करता है, आपकी जीभ पर पुनः बाहर आ जाता है और आपको ऐसा महसूस होता है। मेरे हिसाब से आपकी क्लियर हो गई होगी बात। अब ये एक स्वाद कलिका की संरचना जो मैंने आपके साथ बात की, इन चीज़ों को भी रटने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि अपने घर में अगर बात करूं मैं, तो किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक अपना राजस्थानी रिवाज रहता है कि प्रत्येक मेहमान को पहले चाय पिलाई जाती है। और दूसरा छोड़े, हम अपने उस पर नहीं चलकर अपने घर के ही बात कर लेते हैं कि घर में जब अपनी मम्मी चाय बनाती है या फिर हम कोई चाय बनाते हैं तो चाय बनाते समय आपने देखा होगा कि चाय के मीठेपन को पहले टेस्ट किया जाता है। और मीठेपन को टेस्ट करने के लिए अपन उसके द्वारा जो उस बर्तन है उस बर्तन के माध्यम से हल्का सा 1 या 2 बूंद अपने हाथों पर लेते हैं और तुरंत ऐसे स्पर्श करते हैं। ऐसे स्पर्श करते हैं तो सबसे पहले कौन सा भाग, अग्रभाग ही तो जीभ का आता है। और अग्रभाग से आपके दिमाग में आ गया होगा कि मीठेपन का टेस्ट, चखते ही अपने को पता चल जाता है कि मीठा है या नहीं है। क्लियर है ना? फिर खट्टापन आप देखते हैं कि कोई चीज़ खट्टी होती है तो आपके जो पार्श्व भाग होते हैं यहाँ से क्या होना, जल निकलना शुरू हो जाता है या फिर मैं कह दूँ लार जैसी कुछ संरचनाएं निकलना शुरू हो जाती है। नमकीनी तो आप जब जानते हैं, और कड़वापन होता है जो तो पीछे की ओर हमेशा पीछे जाकर ही अपने पूरा जो जीभ का अंश होता है वो आपको कड़वा महसूस होता है। तो ये बातें थी आपके जीभ को लेकर। एक लचीली पेशीय संरचना होती है, किसके द्वारा ये मुंह में जुड़ी रहती है ये भी पता है आपको। और ये लगभग क्या होती है, चल संरचना, क्योंकि मांसपेशी है और मांसपेशियों का काम ही क्या होता है, अपनी गति के लिए उत्तरदायी होता है। मेरे हिसाब से ये बातें आपके समझ में आ गई होगी। हम बात क्या कर रहे हैं, बात मुख गुहा को लेकर कर रहे हैं। और मुख गुहा में 3 भाग थे, तीनों भागों की हमने बहुत डिटेल्स के साथ बात कर ली है। मेरे हिसाब से ये तीनों चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। अब इससे आगे मैं बात करूं उससे पहले मैं आपको एक आहार नाल का डायग्राम ड्रॉ कर दूं। देखिएगा ये जो डायग्राम है थोड़ा हटकर है। आपने अपनी नोटबुक में या फिर बुक में या किसी गुरुजी के साथ जो बात की होगी वो एक जटिल चित्र के बारे में की होगी, लेकिन मेरा जो चित्र रहेगा या डायग्राम जो रहेगा बहुत नॉर्मल है, कोई ज़्यादा विशेष उनमें नहीं है बातें, लेकिन फिर भी वो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंस रखेगा। देखिएगा बहुत आपको घबराने की और किसी प्रकार की चीज़ों को लेकर बात करने की नहीं है, और उसमें ही अपन सारी चीज़ों को लेकर बात कर लेंगे। कोशिश कर रहा हूँ कुछ अच्छा बनाने की।
देखिएगा डायग्राम किस प्रकार से बनाया जा रहा है, और थोड़ा इस पे विशेष ध्यान देकर आप बनाएं इसको। बहुत ही सिंपल डायग्राम है, कोई जटिलता नहीं देखने को मिलेगी इसमें आपको, लेकिन कोशिश करें और छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से समझें। रटने की परंपराओं को बिल्कुल भी आप दरकिनार कर दें। अगर साइंस में कुछ अच्छा करने की सोच में है तो शायद आपको रटना बंद करना पड़ेगा। देखिए थोड़ा व्यास में चेंजमेंट हो रहा है, थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ से देखो यहाँ बड़ा होता जा रहा है, ये चीज़ें थोड़ा विशेष देखने योग्य है। कोशिश की है मैंने, हो सकता है बहुत अच्छा बना हो, नहीं हो आपके जितना, लेकिन कोशिश की है मैंने। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, एक लीफ के समान। और यहाँ से अगर जो बात की जाती है अपनी, वो पिता से पित्त वाहिनी जो देखिए बहुत ही सिंपल डायग्राम है जो आपके साथ मैंने शो किया है। अब बात अपन कर रहे हैं, देखो सबसे ऊपर जो बात होती है वो होती है मुख से शुरू। तो सबसे पहले मुख को मैं नहीं दर्शा पा रहा हूँ इसमें, फिर बात आती है मुख गुहाई। इन दोनों चीज़ों को हमने पढ़ लिया है, मेरे हिसाब से इन दोनों चीज़ों में आपको कोई समस्या नहीं होगी। फिर बात जो आती है वो तीसरी बात यहाँ से शुरू होती है और उसको अपन कहते हैं ग्रसनी। क्या कहते हैं? ग्रसनी। और ग्रसनी के ठीक नीचे की ओर जो होता है वो होती है ग्रसिका। क्या होती है? ग्रसिका, या इसी को ही कहते हैं अपन ग्रास नाल, या इसी को ही कहते हैं अपन भोजन नाल। ये तीनों चीज इसी का ही नाम है। और ये जो भाग यहाँ से निर्मित हो रहा है, ये संपूर्ण भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? आमाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? आमाशय। अब आमाशय में भी 3 पार्ट होते हैं। अगर इस भाग की बात करूं तो ये भाग कहलाता है कार्डिक भाग। क्या कहलाता है? कार्डिक भाग।
चीज़ें एकदम क्लियर करूँगा, लेकिन बस डायग्राम आपके साथ जो हो रहा शो वो सिंपल डायग्राम शो हो रहा है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। क्या है? ग्रास नाल, भोजन नाल, या फिर मैं कह दूं इसका जो भाग है पहला वो क्या है? कार्डिक भाग है। दूसरा जो भाग है आधारीय भाग होता है और इसको अपन कहते हैं फंडस। क्या भाग कहते हैं? फंडस भाग। देखो कुछ बुकों में इसको वाल्व भी नाम दिया होगा, वाल्व, फंडस वाल्व, ये भी सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। और तीसरा जो ये आमाशय का भाग है इसको अपन कहते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक भाग। उसके बाद यहाँ से शुरू होकर और यहाँ तक की जो बात आती है, यहाँ लास्ट यहाँ तक है, वो क्या होती है? छोटी आंत का भाग है। कौन सा है? छोटी आंत, स्मॉल इंस्टाइन। ठीक है, छोटी आंत का जो सबसे शीर्ष भाग होता है वो होता है भाई ग्रहणी। क्या होता है? डायोडिनम कहा जाता है इसको, लिख सकते हैं डायोडिनम, इंग्लिश वर्ड ये है। दूसरा जो भाग होता है वो होता है जेजू, जेजुनम। क्या होता है? जेजुनम। और फिर जो होता है ईलियम। तीसरा जो भाग है वो यहाँ से मैं दर्शा रहा हूँ आपको, ये होता है ईलियम, या इसको कहते हैं अपन शुद्रांत्र। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा आपको। जेजुनम को अगर हिंदी में कहें तो अग्र शुद्रांत कहा जाता है। क्लियर है? और यहां से लेकर ये संपूर्ण भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? बड़ी आंत। क्लियर है? बड़ी आंत का सबसे अग्र जो भाग होता है उसको अंद्रांत्र या अंधनाल कहा जाता है। कैलिकुलम, कैलिकुलम कहा जाता है इंग्लिश में कहें तो। ठीक है, अंधनाल या अंद्रांत्र। दूसरा भाग होता है जो होता है कोलम। क्या होता है? कोलम, सीकम भी कहते हैं इसको। अंधनाल को क्या कहते हैं भाई? सीकम, सीकम। और ये कोलम हो गया। ठीक है, कोलम में 3 भाग, आरोही, अवरोही और अनुप्रस्थ। और तीसरा जो भाग होता है इसका वो क्या होता है? मलाशय होता है। क्या होता है भाई? मलाशय। क्लियर है? अब देखो इसका ये भाग जो होता है वो अवरोही, ये जो भाग होता है जो लेटरनल रहता है वो होता है अनुप्रस्थ। और जो ये रहता है ये रहता है अवरोही। मेरे हिसाब से समझ में आ रही होगी। ये जो बात आई है वो है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। और जो सबसे ऊपर की ओर दिखाई दे रही है ये कहलाती है पैनक्राइज यानी पित्ताशय। इसका अगर बात करूं तो यह है पित्त वाहिनी। क्लियर है? फिर मेरे हिसाब से कोई भाग नहीं छूटा होगा, और अगर कोई छूट भी गया है तो माफ़ कीजिएगा। एक बार फिर मैं आपके साथ साझा करता हूँ। मुख सबसे अपर लेवल रहती है। मुख से ठीक अंदर की ओर बात करें तो मुख गुहा है, और मुख गुहा के 3 पार्ट होते हैं। मैंने पहले भी आपको फ्लो आरेख में बताया है। फर्स्ट टीथ होता है जो हमने पढ़ लिया है। सेकंड जो होता है वो होती है लार ग्रंथियाँ, जो भी हमने पढ़ लिया। और थर्ड जो होती है वो होती है आपकी टंग, जीभ, इसको भी हमने पढ़ लिया है। अब जीभ के बाद आती है ग्रसनी,
ग्रसनी के बाद आती है ग्रसिका, जिसे ग्रासनाल भोजनाल के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद आता है आमाशय। आमाशय में 3 भाग है, पहला कार्डिक वाल्व, दूसरा फंडस वाल्व और तीसरा पाइलोरिक वाल्व। क्लियर है। फिर बात आती है छोटी आंत की। छोटी आंत में क्या होता है भाई, सबसे पहले ग्रहणी होती है जिसे डायोडिनम कहा जाता है। दूसरा जो भाग होता है वो जेजुनम होता है जिसे अग्र शुद्रांत्र कहा जाता है। तीसरा जो भाग होता है उसे अपन क्या कहते हैं भाई, इलियम कहते हैं। और चौथा जो इससे आगे नीचे की ओर होती है, बड़ी आंत्र होती है। देखिए बहुत मजेदार बात है, नाम क्या है, छोटी आंत, लेकिन ये छोटी नहीं होती है। ये क्या नहीं होती है, छोटी नहीं होती है, ये काफ़ी लंबी होती है, ठीक है ना। लेकिन इसका जो व्यास होता है, व्यास कम होता है इसका, लंबाई अधिक होती है, व्यास कम, और लंबाई क्या होती है भाई, अधिक। यानी छोटी इसलिए इसका नाम आया है कि इसका जो व्यास होता है वो क्या होता है, कम होता है। किसकी अपेक्षा, बड़ी आंत की अपेक्षा। और बड़ी आंत का क्या मज़ेदार बात है, बड़ी आंत की ये मज़ेदार बात है कि इसका व्यास क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है भाई, अधिक। और जो लंबाई होती है वो क्या होती है, कम होती है। और मेरा ये मानना है कि आप भी कोशिश करें कि इस प्रकार के सिंपल डायग्राम के साथ बात करें। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार की दोहराई होगी आपको। आप इस प्रकार के डायग्राम को बना लें। और आगे हम जो बात करते हैं वो बात आती है आपके ग्रसनी की। और ग्रसनी की बात जो है वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।